हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो पिछले वीडियो में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात किया था और हमने ये बात की थी कि केमिकल चेंज वो चेंज होती है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। तो आखिर केमिकल रिएक्शंस होती क्या है वो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं होती है, इट इज अ केमिकल चेंज इन विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस बट विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कुछ नया प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल ही अलग होने वाली है। इसका एग्जांपल है कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलन होते हैं, इनका जब आपस में मिलन होता है तो क्या बनता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज बनी क्या है? अरे बना क्या है? वाटर। किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसकी प्रॉपर्टी हमेशा इनसे अलग होगी। कैसे? जैसे हाइड्रोजन जो एक गैस होती है वो एक कंबस्टिबल गैस होती है। कंबस्टिबल गैस होने का मतलब जिसको हम जला सकते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसको हम जला सकते हैं। सो कंबस्टिबल गैस होती है हाइड्रोजन गैस, यानी उसको हम जला सकते हैं। प्लस क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। यानी अगर किसी चीज को आपको जलाना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलाओगे। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो वो चीज जल नहीं सकती। तो हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। व्हाइल जो चीज बनी है वो क्या बनी है? वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर आपको बुझाने में काम आता है। वाटर क्या? इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। यानी वो फायर को आपको बुझाने में काम आता है। ये सब जला रहे हैं और ये बुझाने में काम आ रहा है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग है। इसी को तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए। तो एग्जांपल समझ लेना, हाइड्रोजन पर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। किसकी बातें करेंगे? केमिकल इक्वेशंस की। तो पूरा ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे आना चाहिए। केमिकल इक्वेशंस कुछ नहीं होती है। केमिकल इक्वेशंस दीज आर द इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसको सिंबल की फॉर्म में शो करने को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी मैंने क्या लिखा था उस समय केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल दिया था तो कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इतना बड़ा ना लिख के हम ये भी तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये केमिकल इक्वेशंस में भी वर्ड इक्वेशन है, इसको भी हम सिंबल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, इसलिए H2 ही लिखेंगे, H मत लिखना। ऑक्सीजन को भी वहां पे 2 लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? O2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब ये मत बोला यहाँ 2 क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे साथ में मिलन हो गया है। सिंगल जब होते हैं तो हमेशा 2 के फॉर्म होता है। समझ में आई बात? अच्छा जी, तो ये एक केमिकल इक्वेशन ये भी है, ये भी है। ये केमिकल इक्वेशन में भी वर्ड इक्वेशन है और ये केमिकल इक्वेशन में भी कौन सा इक्वेशन है? सिंबल इक्वेशन है। ये सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगेगा और ये इंफॉर्मेशन भी ज्यादा दे रहा है। कैसे ज्यादा दे रहा है? ये भी तो बता रहा है हाइड्रोजन तो रिएक्ट कर रहा है लेकिन उसके कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर रहा है लेकिन उसके कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। यानी ये कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये हमारे लिए मोर वैल्यूएबल है, यानी इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसकी हमें बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस हमें पढ़नी है, ठीक है। अब ये एरो आपको चमक रहा होगा, ये क्या चमक रहा होगा? एरो चमक रहा होगा। एरो के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें लिखी हो, एक चीज हो, 2 चीज, 3, 4, कितनी भी हो, उन सबको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और एरो के राइट हैंड साइड में जो भी चीज लिखी हो, जरूरी नहीं है 1 हो, 2, 3, 4, बहुत हो सकती है, उन सबको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनका रिएक्शन होता है और ये बनते हैं रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम कुछ बात करते हैं
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार मिट जा, ओए वेट, अरे 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 अरे। देखो अगला हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसकी बातें करनी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या होता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब इसका मतलब ये है कि देखो मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखी थी कि H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O। अब एक बात बताओ, आपको एटॉमिक मास पता है? अरे नहीं भी पता तब भी काम चल जाएगा। अभी ध्यान से सुनो। देखो हाइड्रोजन का जो भी मास होता वैसे 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास 2 आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का मास 8 होता है, 2 है तो 16 हो जाएगा। अच्छा जी, तो इनका टोटल मास रिएक्टेंट साइड का कितना हो गया? 18, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाइड्रोजन इधर भी है, इसका मास इधर कितना? 2, और ऑक्सीजन तो यहाँ एक ही है ना, तो यहाँ पे 8, यानी 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। इधर का मास और इधर का मास सेम होना चाहिए। ये अलग कैसे हो गया? यानी इतना 18 मास था इसका, 18 ग्राम मान लो, 18 ग्राम मास रिएक्ट करा तो 10 ही ग्राम थोड़ी ना बनेगा, मास तो सेम ही रहेगा ना, बनेगा तो 18 ग्राम ही। तो ये 8 ग्राम कहाँ चला गया? तो ये ऐसे कभी भी नहीं होता है, इसलिए इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपको मास नहीं भी आता तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे? देखो हमें पता है हाइड्रोजन का जो भी मास, मान लो नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी होगा। यानी रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट साइड में वही तो होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कोई कार्बन का कोई कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो इधर रहेगा वही इधर भी बनेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है, मतलब जो भी बोल लो, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स है, कितने एटम्स है? 2 हैं, तो उतने ही एटम्स इधर भी होने चाहिए, क्योंकि इधर भी इस हाइड्रोजन का मास और इधर भी हाइड्रोजन का मास है, तो दोनों तो सेम ही होगा ना। यानी एटम्स को सेम कर दो ना बस। 2 हाइड्रोजन इधर है तो 2 ही इधर होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ही इधर होने चाहिए, जो कि एक है। अभी हम करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, उसके लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो अगली वाली आने वाली है कि कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं उसमें, कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाए बैलेंस कर दोगे। समझ में आई बात? अच्छा जी, सो केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये बात तो हम अगली वीडियो में कर ही लेंगे, ठीक है। अब समझ में आई बात? केमिकल इक्वेशंस को हम इसलिए इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाएगा हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। कौन सा केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आ जाएगा? अनबैलेंस्ड। इसी को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कह देते हैं। अरे इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल। क्या बड़ा दिया यार, लिख भी देता हूं, कोई बात नहीं है। इट इज अ रिएक्शन, इट इज a chemical equation. It is a chemical equation in which number of atoms of each element on both sides it is the chemical are equal, on both sides are equal. अच्छा, इसमें आर नॉट इक्वल लगा देना, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें आर नॉट इक्वल लगा लेना बस। समझ में आई बात? मतलब इसका क्या है? देखो मैंने क्या इक्वेशन बताई थी? H2 plus O2 gives H2O। मैंने ये बताया था कि हर एक एटम सेम होगा जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम होगा। यानी एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन के एटम 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए।
अगला एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, उसके कितने एटम्स है, 2, तो इधर भी 2 है, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लो, और जितने भी एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लो ईच एलिमेंट के, तो वो हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी को हम बैलेंस करना सीखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सो एक लास्ट टॉपिक बच जा रहा है बस, जिसको हम तुरंत ही कंप्लीट करा देते हैं। करा देना जी। अरे अरे अरे, बस ये बोर्ड मिट नहीं रहा है आज, क्या हो गया है इसको, ओए कभी कभी हो जाता है, क्या करें। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का पढ़ेंगे, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। अच्छा जी, ऐसे भी कुछ चीजें मेंशन करेंगे हम जो क्या करेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हमारी केमिकल इक्वेशंस को। तो उसमें से पहली चीज आ जाएगी मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स। ये क्या होती है, ये 4 तरीके की होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस, एंड चौथी होती है एक्वस। चौथी क्या होती है, एक्वस। याद रखना, सॉलिड को S से दिखाएंगे, लिक्विड को L से, गैस को G से, और एक्वस को AQ से दिखाया जाएगा। यानी जैसे हमने एक इक्वेशन ली थी, H2 + O2 gives H2O। यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है, गैस ही तो है, तो इसके बगल में G लिख देते हैं। ऑक्सीजन भी एक गैस है, इसके बगल में G लिख देते हैं। वाटर क्या है, एक लिक्विड है, इसके बगल में L लिख देते हैं। अगर कोई सी चीज ऐसी आ जाए जो सॉलिड हो तो क्या लिख दोगे, S लिख दोगे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा एक्वस कब लिखोगे, एक्वस तब लिखोगे जब कोई, देखो लिक्विड तो समझ आ गया, वो लिक्विड फॉर्म है। एक्वस का मतलब कोई सी ऐसी चीज जो पानी के अंदर डिसॉल्व, कोई सी ऐसी चीज जो पानी के अंदर क्या हो, डिसॉल्व हो सॉल्यूशन फॉर्म में, उसी को कहेंगे एक्वस। तब हम लगाएंगे यहाँ पे AQ, अदरवाइज L लिखेंगे सिंपल, ठीक है। तो कब क्या मेंशन करना है, फिजिकल स्टेट क्लियर हो गया ना। अरे बताओ फिजिकल स्टेट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सेकंड जो चीज है वो हम बात करेंगे। देखो अब इसमें हम और भी सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हीट हो गया, क्या हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगला क्या हो गया, सनलाइट हो गया। अगला हो गया जैसे प्रेशर हो गया। ये सारी चीज भी हम केमिकल इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है, कोई भी है A मान लो। अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आगे एग्जांपल भी हम सीखेंगे, क्योंकि अभी एग्जांपल दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक रिएक्टेंट है A जो टूट करके बन गया B + C। कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे सिंपल सा एग्जांपल लिया है। तो ये A ऐसे ही नहीं टूटेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मान लो ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हुई है तो ऊपर हीट लिख देंगे। और भाई एक बात ध्यान से सुन लो, हीट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हीट ना लिखकर एक रेक्टेंगल छोटा सा बना देना। इसका भी मतलब है कि उसको आपने हीट को रिप्रेजेंट किया है, यानी एरो के ऊपर या तो हीट लिख दो या फिर ये रेक्टेंगल छोटा सा बना दो। दोनों ये बताएगा कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, हीट की प्रेजेंस में हुई है। अगला जैसे यही रिएक्शन अगर मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो ऊपर सनलाइट लिख दोगे, ऊपर क्या लिख दोगे, सनलाइट लिख दोगे। अगला मान लो जैसे यही रिएक्शन अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख दोगे। अगला मान लो अगर यही रिएक्शन में कितना प्रेशर लग रहा हो, मान लो 2 atm का प्रेशर लग रहा हो तो 2 atm लिख दोगे, यहाँ भी प्रेशर भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज भी अगर हम मेंशन करते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो रही है, यानी कि और भी ज्यादा ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही है। अब थर्ड चीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तीसरी चीज की। तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी थर्ड नंबर की, वो है गैस लिबरेशन। वो क्या है, गैस लिबरेशन। यानी कि अगर कोई सी ऐसी केमिकल इक्वेशंस आ जाए जिसमें से गैस निकल रही हो, क्या हो रही हो, गैस निकल रही हो, यानी कि प्रोडक्ट साइड में गैस हो, रिएक्टेंट साइड में नहीं, कहां पे, प्रोडक्ट साइड में अगर गैस हो तो हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं, एरो का, अपवर्ड एरो का। कैसे एरो का,
अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, मान लो A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, C प्लस D। यहाँ पे D एक मान लो गैस है, याद रखना रिएक्टेंट में नहीं लगाना, कहाँ लगाना, प्रोडक्ट में। अगर D एक गैस है और प्रोडक्ट भी है तो हम इसके साइड में सिंपल ही अपवर्ड एरो बना देंगे, जिससे हम समझ जाएंगे वो एक गैस है। अपवर्ड एरो क्या बता रहा है, टर्रम टर्रम टर्रम, यानी गैस ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो छोटी सी चीज थी जो ये थी गैस लिबरेशन। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की, किसकी बात करेंगे, फोर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, कैटलिस्ट। क्या आ जाएगा, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट होती क्या है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच, कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच react in the chemical reaction without itself being utilized in the reaction, which increases the rate of the reaction as well। यानी कि इसका मतलब है क्या, पहले इसको लिख देता हूं फिर बताऊंगा। It is a substance which increases the rate of reaction without itself being utilized in the reaction, without itself being utilized in the reaction। कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है, मान लो कोई सी रिएक्शन हो रही है, वो 10 मिनट में हो रही है। कितने मिनट में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है। कैटलिस्ट डाल देने से, ये एक सब्सटेंस ही और कुछ नहीं है, उसको एडिशन कर देने से वही रिएक्शन 5 मिनट में होने लग जाए, यानी कि वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। यानी कि उसने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि वो कम टाइम में रिएक्शन अब हो जाएगी। यानी अगर A प्लस बी कितने मिनट में बन रहा था, C प्लस D अगर बन रहा है, ये 10 मिनट में बन रहा था, और मैंने मान लो कोई एटम है Z, उसको मैंने ऐसे करके डाल दिया, कोई एक सब्सटेंस है Z, जिसको डालने से ये 5 मिनट में होने लगी। तो Z क्या है, Z एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। Z को हम क्या बोलेंगे, एक कैटलिस्ट बोलेंगे, जिसने कम टाइम में रिएक्शन को करा दिया। दूसरी इसमें चीज होती है, ये विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन का मतलब होता है कि ये देखो रिएक्शन को फास्ट तो कर देगा, लेकिन ये खुद रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होगा। यानी कि A प्लस बी में जब हमने Z यानी एक कैटलिस्ट को ऐड किया, तो हमारे पास C प्लस D और Z दोबारा मिल जाएगा हमको आउटपुट में भी। इनपुट में भी हमने Z डाला, Z डालते ही उसने रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, और Z वापस में हमने क्या हो गया, आउटपुट में मिल भी गया। यानी खुद वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ उसका काम है रिएक्शन को फास्ट करना, खुद उसमें यूटिलाइज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। अगला और लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रेसिपिटेट का। किसका आ जाता है, प्रेसिपिटेट का। फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा प्रेसिपिटेट, जिसको हम पीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। इट इज एन insoluble substance. It is an insoluble substance which is formed in the reaction. अच्छा, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में इनसॉल्युबल बन जाए, जैसे कि मान लो पानी में चीनी डाल रहे हो तो उसमें मिल जाता है, लेकिन अगर चीनी को डालते रहोगे तो एक ऐसा सैचुरेशन लेवल आएगा, उसके बाद चीनी जब डालोगे तो वो चीनी उसमें मिलेगा नहीं, उसके बजाय वो नीचे बैठने लगेगा, यानी उसमें वो इनसॉल्युबल होने लगेगा। तब हम उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी। और अगर ऐसा केमिकल रिएक्शन में पीपीटी जब बन जाता है तो उसको डिनोट किया जाता है डाउनवर्ड एरो से। किससे याद करो, डाउनवर्ड एरो से। जैसे मान लो A प्लस बी से अगर मिलके C प्लस D बन रहा है, अगर मैं मान लेता हूँ D एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसको पीपीटी भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे डाउनवर्ड एरो भी लगा सकते हो। उससे समझ आ जाएगा ये पीपीटी है, और इसका कुछ ना कुछ कलर भी होगा, या फिर इसको पीपीटी करके लिख भी सकते हो, पर सिंपल डाउनवर्ड एरो लगा देना। समझ में आई बात। ऐसे ही आ जाता है इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। सिंपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। सिंपल क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या आ जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। सो इट इज अ रिएक्शन in which precipitate is formed, in which
precipitate is formed। समझ में आई बात? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। एक सिंपल सा तरीका बताएंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, हिट एंड ट्रायल वाला, और उसके साथ ही 2-3 ऐसी ट्रिक्स देंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, जिससे कि बैलेंस करने में आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होगी।